और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। संजय दत्त का सर में। आखिरकार इस इंसान को क्या कहा जाए? क्या ये पागल हो चुका है या किसी मूवी के कैरेक्टर के अंदर पूरी तरह से घुस चुका है? अगर आप पुरानी मूवीज के फैन होंगे तो आपने खलनायक मूवी देखी होगी। खलनायक मूवी में संजय दत्त ने बल्लू बलराम का एक रोल किया है। वीडियो क्लिप में दिख रहा ये आदमी कहता है कि मैं बल्लू की तरह हूँ, मुझे प्यार में कोई भी धोखा दे तो उसकी एक ही सजा होती है और वो होती है मौत। आखिरकार इस इंसान को फिल्मी कैरेक्टर में घुसने की इतनी जरूरत आखिर पड़ी क्यों? एक मर्डर करने के बाद भी इसके चेहरे पर जरा सा भी डर और जरा सा शिकवा नजर नहीं आ रहा। पूरे के पूरे इंटरव्यू के टाइम में ये एक चिल्ड मूड में हंसता हुआ नजर आया। लोगों ने एक सवाल उठाया कि आखिरकार इंसान की मेंटेलिटी ऐसी किस तरह हो सकती है। जानेंगे यूपी के बुलंदशहर के इस मोस्ट हॉरिफाइंग इंसिडेंट के बारे में आज के हमारे केस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई, मोहब्बत में धोखा दे दिया, बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। साल 2021। शादी के बाद सलीम के घर के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, तो सलीम ने सोचा कि क्यों ना इस शहर को छोड़ा जाए। और कुछ ही महीनों बाद सलीम अपनी बीवी अस्मा के साथ उस शहर को छोड़कर बुलंदशहर के खुर्जागंज इलाके में शिफ्ट हो जाता है। बहुत ढूंढने के बाद सलीम को खुर्जागंज के इलाके में घर मिल जाता है। ये घर पूरी तरह से चौल सिस्टम पर था, यानी कि एक ही चौल में बहुत सारे लोग रहा करते थे जिनका घर करीब करीब था। सलीम अपना घर चलाने के लिए एक होटल में मजदूर का काम करता था। सलीम जिस चौल में रहता था, इसी चौल में कुछ घर छोड़कर एक और फैमिली रहती थी। इस घर में अदनान अपनी वाइफ के साथ रहता था। अदनान के भी हालात बहुत ज्यादा ठीक नहीं थे, वो भी डेली मजदूरी करता था और अपना घर चला रहा था। यानी कि चौल में रहने वाले अदनान और सलीम दोनों भी फाइनेंशियली अनस्टेबल थे और अपना घर चलाने के लिए डेली मजदूरी किया करते थे। अब कुछ बात करते अदनान की। अदनान डेली मजदूरी तो करता था, लेकिन इसके साथ ही साथ उसे बॉलीवुड मूवीज देखना बहुत ही पसंद था। वो अक्सर करके अपने मोबाइल में बहुत ज्यादा वक्त बॉलीवुड मूवीज देखने में लगाया करता था। उसे वो पुरानी मूवीज पसंद थी जिसके अंदर लव और क्राइम की स्टोरीज भरी पड़ी रहती है। अब अदनान की मूवी देखने की इस हॉबी को हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं, ये आगे की स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। अब चूंकि सलीम एक होटल में काम करता था, तो वो सुबह के वक्त अपने घर से अपनी बीवी अस्मा को छोड़कर होटल के लिए निकल जाता था और डायरेक्टली शाम के टाइम पे घर आता था। यानी अस्मा सुबह से लेकर शाम तक घर में अकेले रहा करती थी। इसी बीच जब पहली मर्तबा अदनान ने अस्मा को देखा तो उसे अस्मा पसंद आ गई। उसने अस्मा को अप्रोच किया। उसने सोचा कि क्यों ना अस्मा से बातचीत की जाए। कई मर्तबा ट्राई करने के बाद अस्मा उससे बात करने के लिए तैयार हो गई। उसे अस्मा का मोबाइल नंबर मिल गया और ये दोनों बहुत वक्त तक आपस में बातचीत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये बातचीत प्यार मोहब्बत के एंगल में बदली हुई और कुछ ही वक्त में ये एक पूरा केस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस बन गया। यानी कि अस्मा जो पहले से ही सलीम की बीवी थी, वो सलीम को चीट करते हुए अदनान के साथ प्यार करने लगी थी। और अगर वही बात करें अदनान की, तो अदनान भी पहले से शादीशुदा था, जो अपनी बीवी को छोड़कर अस्मा के साथ प्यार में लग गया था। अब इन दोनों ने आपस में बहुत वक्त तक बातें तो की। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुलाकात की जाए। मुलाकात के इसी चक्कर में अदनान और अस्मा बाहर कहीं कहीं पर छुप छुप कर मिलने लगे। लेकिन इसकी खबर बाहर बाहर से सलीम को पहुंच चुकी थी कि उसकी बीवी अस्मा का चक्कर अदनान के साथ चल रहा है और ये दोनों बाहर मिला करते हैं। सलीम ने जब ये 1 से 2 मर्तबा सुना और जब इसको बार बार ये खबर पड़ने लगी, तो उसने सोचा कि क्यों ना उस जगह से घर को चेंज ही कर लिया जाए। सलीम बुलंदशहर के खुर्जानगर के इलाके में रहता था। उसने वहां से अपने बीवी के साथ अपना सामान पैक किया और बुलंदशहर के एक दूसरे इलाके में जाकर घर ले लिया। सलीम ने सोचा कि मैं अपनी बीवी को अदनान से अलग कर दूं तो शायद हो सकता है इन दोनों की बातचीत बंद हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीवी अस्मा अदनान को भूल जाएगी। लेकिन शायद सलीम का यहाँ पर सोचना गलत था। सलीम ने दूसरी जगह घर तो ले लिया था, लेकिन अदनान और अस्मा के बीच अभी भी बातचीत चालू ही थी। अस्मा के पास एक छोटा सा फोन था जिस पर वो अदनान से बातचीत किया करती थी। अदनान वैसे तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाता था, लेकिन जब एक मर्तबा उसने अस्मा से मुलाकात की
तो उसने अस्मा को 10,000 रुपए का मोबाइल गिफ्ट किया। आप सोच सकते हो एक मजदूरी करने वाले आदमी के लिए 10,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। मे भी हो सकता है कि ये शायद अदनान की पूरे महीने की सैलरी हो। अदनान ने अस्मा को मोबाइल गिफ्ट किया, इसके साथ ही साथ वो अस्मा को बहुत ज्यादा घुमाया फिराया भी करता था और उसको बहुत ज्यादा गिफ्ट भी दिया करता था। इन सारे गिफ्ट और फैसिलिटीज की वजह से भी अस्मा का कनेक्शन अदनान के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। लेकिन अगर यहीं पर बात की जाए अदनान के घर की, तो उसके घर के भी हालात बहुत ज्यादा ठीक नहीं थे। ये खुद की बीवी पर खर्च ना करते हुए अस्मा पर खर्च कर रहा था और अस्मा अपने पति को चीट करते हुए अदनान के साथ प्यार में लगी हुई थी। यानी कि दोनों भी कपल्स एक दूसरे को चीट कर रहे थे। अस्मा और अदनान को अब आहिस्ता आहिस्ता किसी का डर बचा नहीं था। अस्मा और अदनान के मिलने की जगह सेट हो चुकी थी। ये था बुलंदशहर का खीर खाने कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान सुबह के वक्त से लेकर दोपहर तक बिल्कुल ही सन्नाटा रहता था, जहाँ पे अक्सर कोई आता नहीं था और कब्रिस्तान की दीवारों की वजह से अंदर कौन है ये किसी को नजर नहीं आता था। अस्मा और अदनान अक्सर करके इसी कब्रिस्तान में ही मिला करते थे और यहीं पर आकर अपनी बातचीत भी किया करते थे। हमने आपको इस स्टोरी में बताया कि अदनान ने 10,000 रुपए का मोबाइल अस्मा को गिफ्ट किया था। अब कुछ वक्त जब गुजरा तो अदनान अस्मा को शाम के वक्त कॉल कर रहा था। अस्मा ने उसका कॉल पिकअप नहीं किया। कुछ वक्त बाद उसने वापस से कॉल किया तो कॉल बिजी बता रहा था। अदनान ने कई घंटे बाद वापस से कॉल किया तो अस्मा का कॉल वापस से बिजी बता रहा था। अब अदनान के अंदर का एक विलन या तो आप कह सकते हो एक हीरो अंदर से अचानक ही जागने लगा। उसने ये बात अस्मा से कही भी कि तुम्हारा मोबाइल शाम के वक्त बिजी क्यों बता रहा था। तो अस्मा ने बहाना बनाया कि मैं कहीं पर अपनी मम्मी से या किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी। अदनान ने एक मर्तबा तो जाने दिया, लेकिन जब उसका मोबाइल हर वक्त शाम में बिजी बताने लगा तो अब अदनान का पारा बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। अब अदनान को ये शक होने लगा कि पहले तो अस्मा ने अपने पति को चीट किया और मेरे साथ प्यार मोहब्बत की, अब हो सकता है शायद मेरे दिए हुए मोबाइल से वो किसी और के साथ बातें कर रही है। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए अदनान ने अस्मा को वही कब्रिस्तान यानी कि बुलंदशहर के खीर खाने कब्रिस्तान के अंदर बुलाया। जब अदनान ने अस्मा को बुलाया तो अस्मा भी इस बात के लिए रेडी हो गई, क्योंकि अक्सर करके ये लोग यहीं पर मिला करते थे। जिस वक्त अस्मा उस कब्रिस्तान में पहुंची, अदनान आया। अदनान ने फौरन ही अस्मा के हाथ से उसका 10,000 रुपए का दिया हुआ मोबाइल छीना और फौरन ही कॉल डिटेल्स चेक करने लगा। जब अदनान ने कॉल डिटेल्स चेक की तो उसके पैरों तले जमीन खसक गई। अदनान ने देखा कि अस्मा और भी कई ज्यादा लोगों से बातें किया करती है, क्योंकि उसके कॉल में बहुत सारे अनजान लोगों के नंबर थे जिससे वो कई कई घंटे तक बातें कर रही थी। अब ये देखकर अदनान का पारा बिल्कुल ही हाई हो गया। वो अपनी जेब में एक चाकू रख कर लाया था। उसने फौरन ही उस चाकू को निकाला और अस्मा का गला रेत दिया। कुछ ही मिनटों के बाद अस्मा वहीं पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। अब जैसे ही अस्मा का उसने गला काटा, अस्मा की मौत होने के बाद फौरन ही वो उस मोबाइल फोन को लेता है और उस कब्रिस्तान से भाग जाता है। ये मर्डर जो कि दोपहर के टाइम पर किया गया था, उस वक्त कब्रिस्तान में वैसे तो जनरल कोई लोग आते नहीं है। जब शाम का वक्त हुआ, कुछ लोग कब्रिस्तान में एंट्री किए तो उन्होंने वहां पर अस्मा की लाश पड़ी हुई देखी। फौरन ही पुलिस को कॉल किया जाता है और यही सेम दिन जब शाम में सलीम अपने घर आया तो उसने अपनी बीवी को घर में नहीं पाया, तो वो फौरन ही पुलिस स्टेशन जाता है। वहां पर कंप्लेंट दर्ज करवाता है कि मेरी बीवी घर पर नहीं है। पुलिस जब स्पॉट पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि ये 30 साल की एक औरत की लाश है। चूंकि करीब के पुलिस स्टेशन में 30 साल की अस्मा की रिपोर्ट दर्ज थी, तो फौरन ही सलीम को फोन किया जाता है। सलीम आकर आइडेंटिफाई करता है कि वो जो लाश कब्रिस्तान में पड़ी हुई है वो अस्मा की ही है। सलीम भी जानता था कि उसकी बीवी अस्मा का चक्कर अदनान के साथ चल रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं था कि ये काम अदनान ही करेगा। पुलिस फौरन ही अदनान को अरेस्ट करती है और जब अरेस्ट करने के बाद अदनान का बयान लिया जाता है तो पुलिस शॉक हो जाती है। अक्सर करके जब कोई मर्डर करता है तो वो जगह से भाग जाता है, या तो पकड़े जाने के बाद बहुत रोता है, कैमरे का सामना नहीं करता, पुलिस से बहुत हिचकिचाता है। लेकिन अदनान के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अदनान के माथे पर इतना सा भी पसीना नहीं आ रहा था। जब कुछ इंटरव्यू लेने वालों ने अदनान से पूछा तो अदनान का बयान उनके लिए भी चौंका देने वाला था। अदनान ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उसने ये पूरा क्राइम यानी कि अस्मा के मर्डर का क्राइम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने प्यार में धोखा किया है। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे तो देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। फैन हूँ संजय दत्त का सर में।
और अदनान ने ये पूरा क्राइम करने के लिए खुद को खलनायक मूवी से इंस्पायर करवाया। उसने कहा कि वो खलनायक मूवी के बिल्कुल किसी बल्लू की तरह है और अगर उसको प्यार में दोस्ती में किसी ने भी धोखा दिया तो वो उसको जान से मार देगा। आखिरकार एक मर्डर करने के बाद कोई इतना बिंदास और इतना चिल्ड मूड में कैसे हो सकता है? आपकी इस साइकोपैथ किलर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात करेंगे हमारी आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।